तो देखिए शुरुआत करते हैं हम अपने एक्सरसाइज का टाइम, और उसमें हम देखते हैं और सीखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और जब भी हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पर उसका महत्व ये है कि कहीं कहीं एक्टिव पैसिव के जितने भी क्वेश्चंस है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं तो विद इन सेकेंड जो है आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो उसको पहले 10 क्वेश्चंस में हम सीखेंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, आप देखेंगे बहुत टाइम सेव होता है। और फिर हम जो है अगले 20 क्वेश्चंस फटाफट से देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से अवेलेबल होते हैं उनके अंदर इसी तरह से जो है कहीं की प्रैक्टिस करनी है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि हम जो है इसको किस तरह से सीखते हैं। तो ध्यान दें आपको सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप पता करना है। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है कि इस तरह से अगर आता है तो पैसिव वॉइस में मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब कि आपको क्या करना है कि पूरा सेंटेंसेस या सारे ऑप्शंस पढ़ने के बजाय आपको जो ये शॉर्ट चीज है कि पैसिव वॉइस में वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। सिर्फ आप हर एक ऑप्शन में वो देखिए कि कहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमने बोला पहले में है क्या, हमने बोला नहीं है। दूसरे में तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में तो हमने बोला हो सकता है। तीसरे में हमने बोला नहीं है। चौथे में नहीं है। इसका मतलब हमारे पास आंसर निकल के क्या गया, बी। तो इसी तरह से देखिए कितना टाइम हमारे पास सेव हो गया कहीं ना कहीं। चलिए जैसे और अप्लाई करते हैं। हमने बोला कि कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, तो कैन वी सेंड, क्या हम भेज सकते हैं, हमने बोला हम भेज सकते हैं, हमने बोला व्हाट द पार्सल, तो व्हाट का जवाब मिल गया, इसका लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने बोला ये मोडाल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में मोडाल के बाद में बी लगता है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सेंड की जगह क्या आ जाएगा, सेंट। तो कैन बी सेंट, ये तो 3 चीजें तो आनी ही चाहिए। तो हमने बोला चारों में देखते हैं, इसमें है क्या, हमने बोला है हो सकता है। दूसरे में है क्या, हमने बोला हो सकता है। तीसरे में हमारे पास है क्या, हमने बोला ये भी हो सकता है। चौथे में हमारे पास है क्या, हमने बोला नहीं हो सकता। तो ये एलिमिनेट हो गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब हमने बोला कि देखिए ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब कि जब कैन के साथ बी आएगा तो ये कैन तो जाएगा सब्जेक्ट से पहले और बी जाएगा सब्जेक्ट के बाद। इसका मतलब कैन और बी साथ में नहीं हो सकते, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचे दोनों। अब मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के जाएगा और ये पीछे जाएगा तो बाई अस आ जाएगा। तो इसमें बाई अस है लेकिन इसमें बाई द पार्सल ही लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए ही नहीं, तो आंसर ये नहीं। और ये क्या है, ये है। तो वही है हमारे पास कि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगा आपसे, इससे भी कम समय लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला पैरासीटामोल टेस्ट्स बिटर, तो हम सारे लोगों ने पढ़ा है फील, स्मेल, टेस्ट जैसी वर्ब्स आई है। तो आप जो है कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसके अंदर व्हेन भी आता है। तो हमने बोला इनमें से व्हेन किसके पास है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है। तो आंसर हो गया सिंपल सा। तो आप इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं और इससे रिलेटेड जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं देखते हैं कि कौन सी चीज शॉर्ट होनी ही होनी है। जैसे यहां पर इस तरह के सेंटेंसेस में व्हेन आना ही आना है, तो जिसमें नहीं है वो हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए उसको। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे हमने बोला, वापस से ध्यान दीजिए, हमने बोला दे आर लाफिंग एट यू, तो हमने बोला लाफिंग मेन वर्ब है, इसका मतलब बीइंग लाफ्ड आना चाहिए पहली चीज। दूसरा मेन वर्ब के बाद प्रेपोजिशन है तो वो भी उसके साथ रहना चाहिए। तो हमने बोला बीइंग लाफ्ड एट, जहां नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। तो बीइंग लाफ्ड तो है लेकिन एट नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। बीइंग लाफ्ड एट हमने बोला हो सकता है, लाफ्ड एट तो है लेकिन बीइंग नहीं है तो नहीं हो सकता। बीइंग लाफ्ड के बाद एट है, नहीं है, तो आंसर क्या बचा। सो गाइज दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, जो एक्टिव पैसिव में आपके क्वेश्चंस को बहुत ही आसान बनाता है। जैसे वापस देखिए, हमने बोला द फायर एनगल्फ द बिल्डिंग, एनगल्फ द बिल्डिंग, तो हमने बोला कि कुछ वर्ब्स ऐसी है, हमने पढ़ा है कि जिनको एक्टिव से पैसिव में जब सेंटेंस को चेंज करते हैं तो जनरली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स के हिसाब से बाई नहीं आता, कुछ के हिसाब से विद आता है, कुछ के हिसाब से एट आता है, कुछ के हिसाब से टू आता है। और एनगल्फ एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हमारे पास
इन का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब जिसमें इन एनगल्फ के बाद में इन नहीं आया है वो आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें आया है तो हमने बोला हो सकता है, इसमें आया है नहीं है तो नहीं हो सकता, इसमें आया है नहीं हो सकता, इसमें आया है नहीं हो सकता, तो बचा क्या ए। तो देखिए बहुत ही आसान हमारे पास बना देता है। ध्यान दीजिए, हमने बोला वी हैव टू चूज अ डिश, तो हमने बोला देखिए वो स्ट्रक्चर पड़ा है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मतलब ये सब्जेक्ट बन के जाएगा। अब हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमने पढ़ा है हैज टू बी या हैव टू बी आना चाहिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चूज की थर्ड फॉर्म क्या है, चोजन। तो चूज की थर्ड फॉर्म चोजन होती है, इसमें है क्या, नहीं है, तो इसका ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। एक छोटे से पॉइंट से पता कर लिया हमने। अब हैज टू बी चोजन या हैव टू बी चोजन आना ही चाहिए, तो हमने बोला हैज टू बी चोजन, हैव टू बी चोजन, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, हमने बोला है हो सकता है, इसमें है क्या, नहीं है, तो खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया, बी आ गया। उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा आई एम टू डू इट, तो हमें पता है कि इस तरह का पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसकी थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन। तो इज टू बी डन, एम टू बी डन या आर टू बी डन, इन तीनों में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। पहले वाले में है तो हमने बोला इज टू बी डन है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में, चौथे वाले में नहीं है, तो आंसर क्या बचा, ए। सो गाइज दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ध्यान दीजिए, हमने बोला पेंट द विंडोज तो आप किसी को पेंट करने के लिए बोल रहे हैं विंडोज को, तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास ये कहीं कहीं ऑर्डर है हमारे पास, तो ऑर्डर है तो ऑब्वियसली आप ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को दो तरीके से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि यू आर ऑर्डर्ड टू से शुरू होगा या फिर लेट से शुरू होगा, तो ये तो लेट से शुरू नहीं हो रहा है, ये भी नहीं शुरू हो रहा है। अब बच्चे दोनों, जब लेट से शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें तो बी आगे लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता, आंसर क्या बचा, बी। इट्स वेरी इजी गाइज। चलिए, प्लीज शट द डोर, जैसे ही प्लीज आ गया आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, मन हो सकता है, इसमें है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या बचा, सी। सो गाइज इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। जैसे डोंट मेक ए नॉइस, डो नॉट से शुरू हो रहा है तो या तो लेट नॉट से शुरू होगा या फिर यू आर फॉरबिडन से शुरू होगा, लेट से या यू आर फॉरबिडन टू से, ये तो हो ही नहीं सकते दोनों। अब लेट से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें तो नॉट हटा दिया तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, ये सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स अप्लाई करके आप बहुत ही आराम से सीख सकते हैं। जैसे हु प्रिपेयर्ड इट, तो हमने बोला ठीक है हुम आएगा और उसके हिसाब से बाई आएगा, चलिए ये तो दोनों तीनों में आ रहा है, इसका ये तो हो ही नहीं सकता। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है मतलब पैसिव वॉइस में वॉज या वर तो आएगा ही आएगा, तो इसमें है क्या, है, इसमें है क्या, है, इसमें है क्या, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचे क्या, ये दोनों। अब ने बोला ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के जाएगा, तो वॉज या वर इट से पहले आना चाहिए, तो वॉज या वर इट से, तो इट के हिसाब से वॉज लगेगा, तो यहां तो इट के बाद में है और यहां इट से पहले है, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, बाद में नहीं होता, तो ए नहीं होगा और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वेरी सिंपल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने बोला he has written a novel which fascinates everyone, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन रिटन होगा। he has written, उसने लिखी है, हमने बोला क्या, what का आंसर क्या मिला, अ नॉवल, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन के जाएगा और इसके हिसाब से हैव नहीं आएगा और क्या आएगा, हैज, तो नॉवल हैज बीन रिटन, तो जहां पर अ नॉवल हैज बीन रिटन नहीं लिखा हुआ है वो आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला नॉवल हैज बीन रिटन, तो हमने बोला हो सकता है, अ नॉवल रिटन नहीं हो सकता। हमने बोला कि ये नॉवल विच हैज बीन रिटन, तो हमने बोला कि ये हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों बचे हैं, दोनों में से अगर कोई नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। अब हमने बोला कि अ नॉवल विच हैज बीन रिटन बाय हिम, विच यानी जो कि फैसिनेट करती है सभी को, तो यहां पर विच का यूज किसके लिए हुआ है, हिम के लिए या नॉवल के लिए, तो हमने बोला विच का यूज तो नॉवल के लिए हुआ है, हिम के लिए नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमारे पास जो है कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट ये आता है कि हु
या विच का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस के बीच में हुआ है तो जिस वर्ड के लिए हुआ है वो उससे पहले आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो नॉवल के लिए हुआ है और वो उससे पहले नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या? ये। तो देखिए, अब देखिए यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि एलिमिनेट करते गए लेकिन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया। तो वहां पे आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर हमने बोला कि विच का यूज नॉवल के लिए हुआ है तो वो उसके साथ में ही लिखा जाना जरूरी है उसके, है ना। यहां पर हिम के लिए नहीं हुआ है विच का यूज। तो इसी तरह से जो है हम चीजों को एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। जैसे द रूम वॉज क्लीन, तो वॉज क्लीन्ड, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन पैसिव वॉइस में है। इसका इसका एक्टिव वॉइस जो भी बनेगा उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। किसकी? क्लीन की। क्लीन की सेकंड फॉर्म क्या है? क्लीन। जो भी आंसर होगा उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लिखा होगा? क्लीन्ड। तो इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? तो हमने बोला है, हो सकता है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? हमने बोला है, हो सकता है। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से दो ऑप्शंस खत्म हो गए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा। अब दो बचे हमारा, द क्लीनर क्लीन द रूम और समवन क्लीन द रूम। तो हमने बोला कि कहीं कहीं क्लीन रूम को क्लीन करने का काम कौन करेगा? क्लीनर करेगा। तो ऑब्वियसली फिर ये नहीं होगा और आंसर क्या निकल के आ जाएगा? द क्लीनर। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, द शिप इज बीइंग टेकन टू सेव वाटर बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू। तो हमने बोला ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का? तो हमने बोला इज बीइंग टेकन, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकिन पैसिव वॉइस। तो इसका मतलब है कि एक्टिव वॉइस जब बनेगा तो इज एम आर के बाद में टेकिंग आएगा। चीजें, ये चीज क्लियर होगी। तो हमने बोला इज एम आर के बाद में टेकिंग आएगा, तो सबसे पहले हमने बोला इसमें है क्या? तो हमने बोला है। इसमें है क्या? तो हमने बोला है। इसमें है क्या? हमने बोला नहीं है। इसमें है क्या? हमने बोला नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, दो एलिमिनेट हो गए, अब बचे दो। अब हमारे पास है कि बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू, तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा। पैसिव वॉइस में से एक्टिव वॉइस करेंगे तो द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू, द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू। और एंड नॉट के साथ ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एंड नॉट के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए तो वर्ब का यूज हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि एक वचन है। एक वचन है तो इज एम आर में से क्या आना चाहिए? इज। आर नहीं आ सकता, तो ये आंसर नहीं होगा और आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपको क्या करना होता है कि शॉर्ट चीज जो होती है उसको अप्लाई करना होता है और उसके हिसाब से एलिमिनेट होते जाए, आप नए कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए और आंसर निकाल के लेके आइए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला आई विल टेक केयर ऑफ यू, तो हमने बोला विल टेक केयर ऑफ, मोडाल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? टेकन। और उसके बाद में केयर ऑफ लिखा हुआ है तो वो उसके साथ में भी रहना चाहिए, तो विल बी टेकन केयर ऑफ या शैल बी टेकन केयर ऑफ, तो ये आना चाहिए। तो विल बी टेकन केयर ऑफ इसमें है क्या? नहीं है। विल बी टेकन केयर ऑफ इसमें है तो हमने बोला हो सकता है। विल हैव टू टेक केयर नहीं हो सकता। विल बी टेकन केयर, लेकिन ऑफ तो लिखा हुआ ही नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या? बी। सो गाइस इट्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। नेक्स्ट है ओपन द डोर, तो दो ओपन द डोर, तो ये तो क्या? दरवाजा खोलो। अगर लिखा होता प्लीज ओपन द डोर तो हम लिख सकते थे यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन ओपन द डोर तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है? एक आप कह सकते हैं कि ऑर्डर का भाव है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू या लेट से शुरू करेंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू पहले वाले में नहीं है, लेट भी नहीं है तो नहीं हो सकता, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है, बचा क्या? फोर्थ वाला। तो इट्स वेरी सिंपल गाइज। नेक्स्ट, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। डिड नॉट ट्रस्ट कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है, इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पैसिव वॉइस बनेगा तो वॉज या वर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉज या वर के बाद में ट्रस्टेड आएगा। तो वॉज या वर के बाद में ट्रस्टेड किस में लिखा हुआ है? इसमें है, हमने बोला हो सकता है। इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है, तो तीनों नहीं हो सकते। बचा क्या? खत्म हो गया, ये सिंपल सा है। तो यही एलिमिनेशन मेथड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, तो हमने बोला डिड यानी सिंपल पास्ट टेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वापस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में क्या आता है? वॉज या वर।
इसका लगी जो सेंटेंस वॉज या वर्क के साथ शुरू होगा वो आंसर हो सकता है, जो नहीं हो रहा है वो आंसर नहीं हो सकता। तो पहले वाला है क्या, नहीं है। दूसरा वाला हमने बोला कि हो सकता है, तीसरे वाला हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता। तो एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, दो ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमने बोला कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के जाएगा, तो ही तो बाय हिम हो जाएगा। तो अगर यहां पर देखेंगे तो बाय हिम तो है ही नहीं, ही तो आगे लिख लिया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर हो गया, सिंपल सा। तो इसी तरह से आप आंसर्स निकालते। द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, वर डिगिंग, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब वॉज बीइंग या वर बीइंग आना चाहिए। तो वॉज बीइंग या वर बीइंग इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है। बच्चा ये खत्म हो गया, सिंपल सा। और मैं आपको बताऊं एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स निकलते हैं। अब अप्लाई करके देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पे वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, तो मस्ट क्या है, मोडाल है, और मोडाल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब मस्ट बी डेल्ट, डील की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डेल्ट। तो मस्ट बी डेल्ट जहां पर है वो आंसर हो सकता है, जहां नहीं है वो आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हमने बोला यहां मस्ट बी डेल्ट आया है, यहां मस्ट बी तो है लेकिन डीलिंग आ गया, नहीं हो सकता। मस्ट डील नहीं हो सकता, आर टू बी डेल्ट नहीं हो सकता। बचा क्या, सिंपल सा। उसी तरह से द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, सिंपल पास्ट टेंस। तो वॉज या वर्क के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वॉज या वर्क के बाद में थर्ड फॉर्म इसमें है क्या, हमने बोला है, हो सकती है। इसमें है क्या, नहीं है, तो नहीं हो सकती। इसमें है क्या, नहीं है, नहीं हो सकती। हमने बोला इसमें है क्या, तो हमने बोला है, हो सकती है। फिर हमने बोला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के जाएगा तो द लीडर स्पीच होगा, तो यहाँ पे द स्पीच ऑफ द लीडर है और यहाँ द लीडर स्पीच है, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। सिंपल से लॉजिक है। उसी तरह से हमने बोला समवन इज फॉलोइंग अस, इज फॉलोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नहीं इज बीइंग फॉलोड या एम बीइंग फॉलोड या आर बीइंग फॉलोड आना चाहिए। तो इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, है, इसमें है क्या, है, इसमें है क्या, नहीं है। देखिए एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, दो एलिमिनेट हो गए, अब बचे ये दोनों। अब हमने बोला कि यहां तो वर है और यहां आर है, तो इसका मतलब वर भी नहीं होगा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अप्लाई करते हैं। जैसे ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, तो हमने बोला कि हैज नॉट स्लेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब कि पैसिव वॉइस में हैज नॉट बीन स्लेप्ट आना चाहिए। तो हैज नॉट बीन स्लेप्ट किस में है, पहले वाले में है, हो सकता है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में नहीं है, तो बचा क्या, ए। सो गाइस इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। जैसे आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि वॉज रिकमेंडेड आया है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का। एक्टिव वॉइस बनेगा तो जो भी सब्जेक्ट का बन के आएगा उसके जस्ट बाद में रिकमेंडेड होना ही चाहिए, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। तो हमने बोला कि आई का मी हो जाएगा, तो रिकमेंडेड इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर खत्म हो गया। अब दूसरी चीज हमने बोला रिकमेंडेड के बाद में वापस से मी आएगा, क्योंकि आई ऑब्जेक्ट बन के क्या जाएगा, मी की जगह जाएगा। तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। अब हमने बोला कि बी और सी में से क्या होगा, तो हमने बोला कि भाई यहां पर तो टू आया, लेकिन वो आया कहां से, इसमें तो टू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, सी। तो ये साथियों एलिमिनेशन मेथड है। इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ही आराम से होते हैं, बहुत ही चुटकी में कर सकते हैं आप। ध्यान दीजिए, मैनी ए पर्सन हैज बीन सेव्ड, जैसे सेंटेंस को आप पूरा पढ़ के उसका मीनिंग समझ के, और एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस में तो प्लीज मत करें आप ऐसा। आप तो प्लीज एक बेसिक चीज देखें, हमने बोला हैज बीन सेव्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में पूछा है, इसका कि हैज या हैव सेव्ड आना चाहिए। सिंपल सा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब हैज या हैव सेव्ड जहां लिखा हुआ है वो आंसर हो सकता है, जिस जो नहीं है वो नहीं हो सकता। इसमें है क्या, नहीं है, तो नहीं हो सकता। इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, तो बचा क्या, बी। वेरी सिंपल, इसमें है। उसी तरह से देखते हैं, मस्ट वी कट दिस ट्री, तो मोडाल आया है,
इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका लगे बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हमने बोला बी कहाँ आएगा, तो हमने बोला मस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन बी जो है कहीं की मस्ट के जस्ट साथ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो हमने बोला मस्ट और बी कहाँ पर है, इसमें है क्या नहीं है, इसमें है क्या, तो हमने बोला है, हो सकता है, इसमें है क्या नहीं है, इसमें है क्या नहीं है, तो बचा क्या, आंसर हो गया। उसी तरह से जैसे हमने बोला यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या है, मोडाल्स है और पैसिव वॉइस में है, क्योंकि हमने पढ़ा है विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है या मोडाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, तो पैसिव वॉइस में मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। इसका मतलब इसका जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो विल या शेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी, लुक। तो विल या शेल के बाद में लुक जो है वो कहीं क्या आएगी, तो इसमें है क्या, ठीक है, दूसरे वाले में है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है तो सही लेकिन दे के साथ शेल लगा नहीं सकते, तो नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हमारे पास है डिडंट दे टेल यू। इसका मतलब हमारे पास यह है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, पहली चीज। सेकेंड चीज, पैसिव वॉइस बनेगा तो वॉज या वर आएगा, और वॉजंट या वरंट आएगा, या वॉज नॉट वर नॉट आएगा। इसका मतलब जिसके अंदर वॉजंट या वरंट नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर है क्या, हमने बोला हो सकता है, इसके अंदर है क्या, नहीं है, इसके अंदर है क्या, है तो सही, वर नॉट नहीं है। और दूसरी चीज इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को यूज सब्जेक्ट से पहले होगा, इसमें है क्या, नहीं है, तो बचा क्या, ये। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी। हु हैज स्टोलन माई बाइनोकुलर्स, तो हमने बोला हु हैज स्टोलन, तो हु से शुरू हो रहा है तो हुम तो आएगा, और उससे पहले स्टील के हिसाब से बाई हुम आएगा। तो बाई हुम इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है और इसमें है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि इन दोनों में से अगर कुछ नहीं होगा तो नन ऑफ दिस पे जाएंगे हम। हमने देखा कि बाइनोकुलर्स, तो हमने बोला बाइनोकुलर्स एक ऐसी नाउन है जो हमेशा बहुवचन रहती है, यानी बाइनोकुलर्स के हिसाब से हैज नहीं आता और क्या आता है, हैव आता है, तो ऑब्वियसली ये आंसर नहीं हो सकता, और क्या होगा, क्यों हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। उसी तरह से जैसे हमने बोला वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स, वन कैन नॉट गैदर, एक इंसान इकट्ठा नहीं कर सकता, मैं बोला व्हाट, ग्रेप्स। इसका मतलब है कि जहां व्हाट का जवाब मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, पहली चीज। दूसरा कैन नॉट आया है तो कैन नॉट बी आना चाहिए, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा, तो ग्रेप्स कैन नॉट बी ये तो आना ही चाहिए, तो यहां तो थीसल्स कैन नॉट बी आ गया, ग्रेप्स कैन नॉट बी हमने बोला हो सकता है, ग्रेप्स एंड थीसल्स, तो हमने बोला यहां तो एंड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, ठीक है। तो अब हमने बोला इन दोनों में हो सकता है, लेकिन हमने बोला ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल, सिंपल सा लॉजिक है, बाय देम की तो बात ही नहीं चल रही, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा। सो आप सारे लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये एलिमिनेशन मेथड आप अपनाएं, लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले हमें एक्टिव पैसिव का नॉलेज भी होना चाहिए। उसके लिए आप प्लीज वीडियो सारे देखें और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकल के आएंगे, आपका एग्जाम में टाइम सेव होगा। और इसी चीज़ के साथ जो है मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही शानदार कर सकते हैं। तो हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ लवली टाइम, प्लीज़ प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है प्रैक्टिस का, और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।